बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट और आपके साथ मैं हूँ मेरुबाब। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज किए आज 12वां रोज़ है। 14 अगस्त के रोज़ यौम आज़ादी के रोज़ पाकिस्तान ने कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती किया। कल के रोज़ यौम स्याह मनाया। पाकिस्तानी क़यादत, पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम ने कश्मीरियों के साथ भरपूर इज़हार यकजहती किया। मोदी सरकार की बात करें तो ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल की भी खिलाफ वर्जी कर रही है। यहाँ पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। पाकिस्तानी 3 जवानों को शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अब ये मामला जो है सलामती कौंसिल पहुंचा है। सलामती कौंसिल का इजलास अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो रहा है। वहाँ पर कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मकबूजा कश्मीर की बात सूरत हाल पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान ने अपना नुक्ता नज़र रखा है अमरीका के सामने और शाह महमूद कुरैशी का ये कहना है कि ये बातचीत जो है वो अच्छी रही है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। जहां पर ये इजलास हो रहा है वहीं पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ अमरीका मुआविज़ असद सिद्दीकी। मुआविज़, इजलास शुरू हो गया क्या? और ये बताइएगा कि इस क्लोज डोर इजलास से कुछ खबर भी बाहर निकलेगी, कोई बयान सामने आएगा इजलास के बाद? जी बिल्कुल, ये इस इजलास शुरू हो गया। अभी थोड़ी देर पहले यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग में आवाज गूंजी कि सलामती कौंसिल का इजलास शुरू हो गया है। तो जहां मैं खड़ा हूँ इसके बिल्कुल बाहर जो है सलामती कौंसिल का, इसके अंदर सलामती कौंसिल का इजलास हो रहा है और तकरीबन जो हमारी मालूमात के मुताबिक ये 1 घंटे जारी रहेगा, जो स्केड्यूल लिखा गया है। इसके साथ वो आने के बाद प्रेस टॉक करेंगे, जो हो सकता है हमारे नाज़रीन इसको लाइव भी देख सकें। तो इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। 5 वीटो पावर्स वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा 10 ममालिक मौजूद हैं, जिसमें 2 इस्लामी मुल्क भी शामिल हैं। और इस वक्त जो है हमारे सफारती ज़राए ने बताया है कि ये जो क्लोज डोर मीटिंग है उसके बाद एक ओपन सेशन का जो रिक्वेस्ट की गई है, ये मतलब बाकायदा इजलास नहीं हुआ है बल्कि मशावरती इजलास है, जो ये तय करेगा कि आइंदा इस पे बात की जाए नहीं की जाए। इस हवाले से भारत ने अपनी भरपूर कोशिश की है इसको रोकने की। हमारे सफारती ज़राए ने कहा है बाकायदा बाद ममालिक से सफारती ताल्लुकात खत्म करने की भी धमकी दी है। अपने जो बिजनेस है बहुत शुक्रिया मुआविज़ असद सिद्दीकी, हमें अपडेट कर रहे थे। हमें ज्वाइन किया माहिर बैनुल अक़वामी उमूर शुजा नवाज ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि इजलास सलामती कौंसिल का हो रहा है, 50 सालों में पहली बार मकबूजा कश्मीर का मसला यहाँ तक पहुँचा है। कोई उम्मीद लगाएं कि मसला हल होगा यहाँ से? अब मेरे नज़दीक तो कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कि मैंने तमाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और मीटिंग्स पे नज़र डाली है। 1948 से लेके अब तक, और रेजोल्यूशंस पास हुई और फिर उन पे कुछ अमल नहीं किया गया। और इस वक्त तो ख़ास तौर पे जब ना अमेरिका का साथ है पाकिस्तान के साथ, ना इस्लामी ममालिक का, तो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन शुजा नवाज साहब, ये तो हमारी भी तवक्को नहीं है कि आज कुछ सोल्यूशन निकल आएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक फेवरेबल कोई बयान, कोई कम्युनिके, कोई इस तरह की चीज़ आपको लगता है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को और कश्मीरियों के मौक़िफ़ को उजागर कर दे? उसकी कोशिश तो होनी चाहिए, लेकिन क्लोज डोर सेशन में अगर हुई तो उसका क्या फ़ायदा होगा? मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो मीटिंग्स होती हैं, जब तक उनकी पब्लिक अनाउंसमेंट्स ना हो तो वो उनका कुछ असर नहीं होता, ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक में। सर, ये बताइए कि अगर हमारे हक में भी एक रेजोल्यूशन आ जाती है, जिस तरह कि अब से पहले भी कश्मीर के हक में रेजोल्यूशंस आई हैं, तो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म क्या होगा अगर भारत नहीं मानता, जिसकी कि तमाम लाइकलीहुड है कि अगर आज ये भी अगर आने वाले दिनों के अंदर इस तरह की करारदाद भी आ जाए कि 370 को रिस्टोर किया जाए और इंडियन ट्रूप्स निकलें जम्मू कश्मीर में से, ऑक्यूपाइड टेरिटरी में से, और वहाँ पे कर्फ्यू लिफ्ट किया जाए और इंडिया नहीं मानता, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म क्या होगा? कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। पीस कीपिंग मिशन हैं, ऑब्जर्वर मिशन हैं, लेकिन वो भी जब हालात नाजुक हो जाए तो उन्हें भी निकाल लिया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा का जो असर है
वो काफ़ी कम हो चुका है, और ख़ास तौर पे इस वक्त जबकि आप पुरानी तारीख देखें तो उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका एक तरफ थे और इंडिया को समझा जाता था कि वो सोवियत यूनियन के साथ है, लेकिन अब वो हालात नहीं हैं। तो शुजा नवाज साहब, अब पाकिस्तान ये मामला सलामती कौंसिल में तो ले आया, लेकिन अब हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? अब आगे हम क्या ऐसा करें कि कामयाबी के साथ इस मसले को हल भी करवा सके? पाकिस्तान ने जो कुछ इक़दाम किए हैं, मैं समझता हूँ कि सही है कि कश्मीरी अवाम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए और उनको सामने करें, क्योंकि इस वक्त कश्मीरी अवाम की आवाज़ बुलंद हो तो फिर शायद दुनिया सुने। क्यों ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो फरीकैन है ऑपोजिट साइड्स पे। कश्मीरी आवाज़ जब तक बुलंद नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि दुनिया नहीं सुनेगी। और मगरबी ममालिक में मैं देख रहा हूँ कि ख़ास तौर पे अमेरिकन मीडिया और ब्रिटिश मीडिया में कश्मीरी वॉइसेस जो हैं वो अब निकल रही हैं। जी अच्छा, शुजा नवाज साहब ये बताइएगा कि अमेरिका बिलखुसूस बहुत सारी जो तवक्कुआत, उम्मीदें, अंदेशे और गुमान हैं वो अमेरिका से मुंसलिक होते हैं। आप इस अमेरिकन सिस्टम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये बताइएगा कि अमेरिकन सिस्टम में क्या हमारी आवाज़ सुनने के लिए कोई बिनाइन ईयर्स हैं, कोई ऐसे कान हैं जहां तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है या जा सकती है? जी हाँ ज़रूर है, लेकिन इन पे काफ़ी काम करना पड़ता है और एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ता है। ये सिर्फ क्राइसिस के वक्त नहीं हो सकता। हमारी ख़ास तौर पे कश्मीर के मसले पे हमने देखा है, और मैं 45 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मैंने देखा कि जब कोई क्राइसिस होती है तो एक वक्त भेजा जाता है और वो यहाँ पे आके जो उनकी ब्रीफिंग होती है इस्लामाबाद से लाते हैं, वो पेश करते हैं। उस तरह ये काम नहीं होता। यहाँ पे सफारत खाना है, उसको चाहिए कि वो हर रोज़ रिलेशनशिप्स कायम रखे। सर ये बताइए, आप इतने अरसे से वहाँ मौजूद भी हैं, देख भी रहे हैं, क्या पिछले दिहाई 2 दिहाई के अंदर आपकी नज़र से, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन में कोई वहाँ पे कश्मीर की सिफारतकारी की गई पाकिस्तान की तरफ से? नहीं, बल्कि एक नेगेटिव इमेज था जब डॉक्टर फाई का केस हुआ और वो उसको काफ़ी पब्लिसिटी मिली, उससे एक नेगेटिव तासुर हुआ, पॉजिटिव नहीं हुआ। जी ठीक है। अच्छा शुजा नवाज साहब, ये भी बताइएगा कि पहले चीन पाकिस्तान की हिमायत में सामने आया, अमेरिका से भी बातचीत हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान के अमेरिकी सदर से, तो क्या लगता है कि अब आने वाले वक्त में कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी कि मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल हो जाए? सबसे बड़ी उम्मीद, ये अजीब लगती है बात कहनी, सबसे बड़ी उम्मीद हमारी इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे केस दर्ज हो चुका है और वो अगले 2 हफ्ते में फिर एक मीटिंग होगी आर्टिकल 370 पे और लॉकडाउन पे। तो अगर इंडियन सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द करता है तो फिर कश्मीरी अवाम को मौका मिलेगा कि वो अपने सियासी तौर पे ठीक है कश्मीर से आवाज़ बुलंद करें। बहुत शुक्रिया शुजा नवाज हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान से अमेरिकी सदर की भी बात हुई है, पाकिस्तान की सिफारतकारी की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप हम अच्छी तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, अगर तो आप इस मौके पे सफारतकारी की बात करें, मैं अमूमी सफारतकारी की बात नहीं कर रहा, पिछले 1 साल की नहीं बात कर रहा, अगर आप इस मौके पे बात करें तो पाकिस्तान की सफारतकारी की कोशिशों की दाद देनी चाहिए। सही। वो न सिर्फ दुरुस्त समत में है बल्कि उनकी इंटेंसिटी भी ठीक है, उनका थ्रस्ट भी ठीक है और जिस तरह जो स्टाइल में होनी चाहिए वो स्टाइल भी ठीक है। क्योंकि इस वक्त जो इमरजेंसी की सूरत हाल है, उमर रुबाब, तो जाहिर है आप इस वक्त लॉन्ग टर्म सफारतकारी की तरफ नहीं जा सकते। आपको जो पावर सेंटर्स हैं वहाँ पे फौरी तौर पे राब्ते करने हैं। मिसाल के तौर पे आप इस वक्त आपका ये ऑप्शन नहीं है कि आप
अमेरिकन पब्लिक को बताएं जाके जनाब कश्मीर में क्या हो रहा है। इस वक्त आपका जहां तक बस चलता है वो ये कि आप अमेरिकन सदर को इन्वॉल्व करें, आप जितने जो वीटो पावर्स वाले ममालिक हैं उनको इन्वॉल्व करें। और दूसरी बात यह है कि इसमें हमें एक बहुत ही एक सटल अंदाज में एक चीज़ रखनी है, वो ये है कि हम ये कह रहे हैं, हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि कश्मीरियों का और इंडिया का मसला है। हम कश्मीरियों की मर्जी के साथ हैं, हम कश्मीर पे किसी किस्म के क्लेमेंट नहीं हैं। हम ना कब्जा करना चाह रहे हैं ना कश्मीरियों को उलझाना चाह रहे हैं। हम कश्मीरियों के साथ हैं और प्लेबिसाइट के साथ हैं। जब वो इस्तेस्वाब होगा, वो जिस तरह फैसला करेंगे हमें उनके साथ चलना है। ये है हमारा स्टांस। और कश्मीरियों की जो जिद्दोजहद है, देखिए वो इसका बहुत ही गहरा लिंक पाकिस्तान की सफारतकारी का उसके साथ है। बिल्कुल, जितनी जद्दोजहद वहाँ पे जारी रहेगी उतना ही ज़्यादा इफेक्टिवली पाकिस्तान बताता रहेगा। और इसके साथ साथ देखिए ये मेरा ख्याल है कि उस दिन बड़ी तनकीद हुई शाह महमूद कुरैशी साहब पे कि जब उन्होंने कश्मीर में कहा कि जनाब अनरियलिस्टिक ना हो, फूल्स पैराडाइज में ना रहें। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक बात है, हमें बिल्कुल फूल्स पैराडाइज में नहीं रहना चाहिए। हमें ये एक लंबी जंग है, सही। हम 70 साल से लड़ते आ रहे हैं, एक लंबी जंग है। लेकिन हाँ, जैसे शुजा नवाज साहब ने बहुत अच्छा मशवरा दिया कि जनाब अब आप इसको रोकिए ना, ट्रांजैक्शनल ना बनाइए कि वाकया हुआ और रद्द-ए-अमल दे दिया, ऐसा ना करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब वज़ीर आज़म की बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से भी, लगता है कि आज के इस इजलास में चीन और अमेरिका पाकिस्तान की साइड पे बैठेंगे? देखिए, चीन के बारे में तो हम ये कह सकते हैं, अमेरिका के बारे में अभी ये हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आज़म साहब की बात हुई, मुझे इस बात का कम से कम एतमाद है बतौर पाकिस्तानी कि वो अंग्रेजी में हुई होगी, पर्चियों के बगैर हुई होगी। एक मौक़िफ़ उन्होंने पाकिस्तान का पूरी तरह बयान किया गया होगा, कोई उनके कान के अंदर विस्पर्स नहीं कर रहा होगा अंग्रेजी ठीक करने के लिए, तो कम से कम दैट्स द राइट स्टेप। लेकिन सिवाय साथ फ्रांस के बाकी सब जो है मेंबर्स हैं उनसे बात देखिए, हमारी बात तो बाकी सबसे हुई है। फ्रांस का थोड़ा सा इशू ये है कि फ्रांस के साथ इंडिया की मिलिट्री डील बहुत ज्यादा है। जो राफेल की परचेज है, जो कि अगले साल पूरी होने वाली है, एयर डिफेंस सिस्टम्स की परचेज है, तो जो फ्रांस के साथ इंडिया का उसी तरह का ताल्लुक है जिस तरह का हमारा चाइना के साथ है। तो ये दो एक तरफ नहीं, ये दो एक तरफ खड़े हैं। पाकिस्तान के साथ क्लियरली चाइना खड़ा है, फ्रांस जो है वो अनफॉर्चुनेटली क्लियरली इंडिया के साथ खड़ा है, और दीगर लोगों के ऊपर अब हम दोनों साइड्स लॉबिंग कर रही हैं। अभी जो बात भी की गई वो ये थी कि इंडिया ने थ्रेटन इतना भी किया कि हम अपनी सिफारतकारी और ट्रेड के रिलेशनशिप्स खत्म कर देंगे उन मुल्कों के साथ जो पाकिस्तान के साथ जाएगा। इसके बावजूद पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस वक्त तक काम कर रही है। मैं हबीब साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं, और ये बात थोड़ी सी वाज़ेह तौर पे करनी भी चाहिए। वो ये कि पिछले साल के अंदर हबीब साहब ने कहा कि पिछले साल की सिफारतकारी नहीं, अभी की सिफारतकारी ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अब से एक साल पहले तकरीबन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को कल परसों के अंदर एक साल हो जाएगा कि वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। एक साल हो गया। इस टाइम पीरियड के अंदर हमने 1 फरवरी के अंदर जंग लड़ी। हमारे पास महातीर से लेके MBS से लेके दीगर ममालिक से हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट से लेके ये हमारी सिफारतकारी थी एक ऐसे पीरियड के बाद जिस पीरियड के अंदर हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था। लेकिन करंट सिचुएशन की बात मैं नहीं, आप देखें, कश्मीर का मसला कल परसों नहीं शुरू हुआ ना। कश्मीर का मसला अभी हबीब साहब का आखिरी जुमला था कि पिछले 70 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जुमला मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरा ख्याल है कि हम उसमें से पहले 55 साल जरूर लड़ाई लड़ते रहे। जो आखिरी 10 साल हैं, जो आखिरी 10-15 साल का टाइम पीरियड था, हमने कश्मीर की कोई लड़ाई नहीं लड़ी। हमारी कश्मीर कमेटी के सदर को अगर आज कहा जाए, जो पिछले 10 साल से सदर थे जनाब हजरत मौलाना साहब, तो उनको अगर कहा जाए कि मुत्तहिदा कश्मीर का नक्शा बना दें तो उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी वो नक्शा बनाते हुए, क्योंकि हमने पिछले 10 साल के अंदर कोई मुस्बत कार्रवाई नहीं की कश्मीर के ऊपर। तो इसके अंदर ऐसे नहीं है, हमने मतलब मंजूर भट्ट की किताब बैन कर दी, कूफा डिक्लेरेशन के अंदर से हमने कश्मीर का नाम निकाल दिया, हमने हुर्रियत के लीडरशिप को नवाज शरीफ साहब लंदन में नहीं मिले, जब मोदी साहब पाकिस्तान आए तो कश्मीर की बात नहीं की। तो हमने अपने आप को एक होल के अंदर से डिग करके, ये नहीं कि हम जीरो से शुरू हुए, हम नेगेटिव से शुरू हुए हैं, हमने अपने उस होल में से निकल के तो अब ये सिफारतकारी करने की कोशिश कर रहे हैं। दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स, हम सबको दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल दुआ करनी चाहिए। आने वाला वक्त अच्छा हमारे लिए, कश्मीर के लिए भी। बहरहाल ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि भारत के वजीर खारजा कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पॉलिसी को वो रिविजिट करेंगे। साथ ही साथ मुस्लिम दुनिया क्यों खामोश है, इसकी क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास भी जारी है। हबीब साहब, ये मुस्लिम ममालिक से जिस किस्म की रिएक्शन की हमें तवक्को थी, वैसा रद्द-ए-अमल क्यों नहीं सामने आया? कुछ ममालिक जैसे कतर, ओमान, ये तो सिरे से ही खामोश। किस किस्म की आपको तवक्को थी? एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने आया था मकबूजा कश्मीर में, मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि कुछ चीज़ें हैं रियलिटी और कुछ चीज़ें हैं ख्वाब। मसला यह है कि रियलिटी ये है कि आपके गुज़श्ता कई अशरों से आप इकनॉमिकली इतने बड़े नहीं हो सके, बावजूद तमाम तर बैरूनी कोशिशों के और आप इतने रिस्पॉन्सिबली इकनॉमिकली इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सके कि आप अपने मुल्क को बेहतर तरीके से चलाएं और आगे लेके बढ़ें। आपको मैं आपकी दिलचस्पी के लिए बता दूं कि 1965 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और ताइवान, इन सारे मुल्कों की जो कंबाइंड एक्सपोर्ट थी वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से कम थी। अच्छा, ये 1965 अभी कल की बात है। बात यह है कि आज सूरत हाल क्या है? आज बांग्लादेशी आपसे नहीं पकड़ा जा रहा। तो जब आप एक इकोनॉमिकली लोगों के स्टेक्स ही अपने अंदर क्रिएट नहीं कर सके तो दुनिया आपकी तरफ क्यों देखेगी? दुनिया की देखिए, दुनिया की रियलिटीज बदल रही हैं। आप इन बदलती हुई रियलिटीज के साथ नहीं चलेंगे और वो पुराने राग अलापते रहेंगे जो आप तक अलापते रहे हैं, तो जाहिर है दुनिया आपके साथ नहीं चलेगी। दूसरी इसके साथ जुड़ी हुई बात यह है कि आपकी सफारतकारी में किसी जुज़वी तौर पे मैं इस साद की जो बात है उससे मुत्तफिक हूँ कि हमारी सफारतकारी में बड़ी बड़ी हमाकतें और ऐसी ऐसी हमाकतें हैं कि आप उन्हें देखें और रोएं। तो जब आपने इतनी हमाकतें की हुई हों तो भाई आप कैसे, दुनिया आपके साथ चलेगी? तीसरी बात यह है कि देखिए, कश्मीर वो वाहिद पॉलिसी है जिसके ऊपर कराची से लेकर 8 मुकाम तक तमाम लोग मुत्तफिक, बहावलपुर से लेके कोयटा चमन बॉर्डर तक तमाम लोग मुत्तफिक है कश्मीर पे हमारी ये पॉलिसी है। तो लिहाजा किसी भी हुकूमत को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कश्मीर पे क्या पॉलिसी है। ठीक है। असल बात है इसकी इम्प्लीमेंटेशन। अब कश्मीर का मामला अगर आप देखें हमारी खारजा पॉलिसी में, मतलब मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ समझता हूं कि हमारा जो खारजा दफ्तर है इसकी रीस्ट्रक्चरिंग की बहुत बड़ी जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। इसके अंदर वही क्लर्क और बाबू बैठे हुए हैं, जहां पे चले जाएं आप तो वहां पर सारा दिन ये बहसें होती रहती हैं। बहसें मैं आपको बताऊं वहां पे क्वालिटी क्या है? ये दोस्तों जी, ये साद रसूल दी अपॉइंटमेंट कितने हो रही है? अच्छा। और अभी बकरम दी अपॉइंटमेंट कितने हो रही है? जब आपके दफ्तर में ये है, वहां पे सीरियस डिस्कशन, जब वहां पे ये बहसें होंगी तो आप वहां पे क्या तवक्को करेंगे? हालत आपकी कश्मीर कमेटी की है। कश्मीर कमेटी जिसका अभी आप जिक्र फरमा रहे थे, कश्मीर कमेटी की अभी वेबसाइट आप जरा खोलें, नेशनल असेंबली का जो पोर्टल है उसके अंदर एक पेज उसका है। उसके ऊपर आपको कश्मीर की जो अट्रॉसिटीज हैं, जो जुल्म और सितम है, आपको पता है कब तक अपडेटेड है? जस्ट इमेजिन, उसके बाद ब्लैंक है 2008 तक, तकरीबन जब तक फजल रहमान साहब आए थे। यानी आप जरा तसव्वुर कीजिए, जब से फजल रहमान आए हैं वो अपडेट नहीं हुई। और फिर उसके बाद उसकी कंपोजिशन क्या है ये किसी को पता ही नहीं है, खाली है बात। अच्छा, आपका जो टीवी है, जो जिसके जरिए आपने दुनिया को, इंग्लिश स्पीकिंग या पूरी दुनिया को अपनी पॉलिसी बतानी है, वो पीटीवी वर्ल्ड अंग्रेजी में, वो एक टीवी की एक सड़ी हुई लाश है जो बदबू दे रही है। हालत तो ये कि फखर इमाम का वहां पर बायोडाटा तक मौजूद नहीं है। साथ हबीब साहब के पॉइंट पर आप जरूर जाइए, लेकिन आप ये बताइए कि राजनाथ सिंह साहब हमें ये थ्रेटन कर रहे हैं कि जनाब हम रिविजिट करेंगे न्यूक्लियर पॉलिसी को, तो क्या अक़वाम आलम को ये थ्रेट कर रहे हैं कि जनाब आपने ये इजलास क्यों बुलाया? अब देखिए हम क्या करते हैं, और ये वही भारत है जो पहले भी करारदादों की खिलाफ वर्जी करता आ रहा है। देखिए, फैशिस्ट रजीम के से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक ऐसी फैशिस्ट रजीम जो नाज़ी पॉलिसीज के तहत नस्ल कुशी के ऊपर उतरी हो, उससे आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये भारत की इस वक्त की हुकूमत की, बीजेपी के, आरएसएस की पॉलिसी है। इंडिया जो कि इससे पहले एग्जिस्ट करता था, एक सेक्युलर इंडिया, उसकी ये पॉलिसी कभी भी नहीं रही। इस तरह के लोगों को फर्स्ट स्ट्राइक हो, खुदा न खास्ता सेकंड स्ट्राइक हो, जिसकी तरफ से भी हो, वो इस खित्ते के अंदर क्या दुनिया के लिए आखिरी जंग हो। अगर वाकई मेरा तो इसके अंदर, हमारा तो ईमान अकीदा भी है, हमारे पास तो अहादीस भी हैं, वो इस खित्ते के लिए क्या, वो शायद दुनिया के लिए आखिरी जंग होगी। तो इस तरह की मेरे ख्याल रिडिकुलस बातों के अंदर तो हम क्या इंडिया को जवाब दें?
میں ذرا ایک دو باتیں جو آپ نے ابھی پہلے کہیں اور حبیب صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ حبیب صاحب نے بالکل درست فرمایا، اور یہی ہمارے پاکستان کی فورن پالیسی فیلئر اور خاص طور پہ کشمیر کے پالیسی کے فیلئر کے اوپر سب سے بڑی بات ہے کہ 2008 سے وہ پیج اپڈیٹ نہیں ہوا، 2008 کے بعد سفارتکاری بھی نہیں ہوئی، 2008 کے بعد وہ پیج بھی اپڈیٹ نہیں ہوا، 2008 کے بعد آدھا ٹائم پیریڈ ہمارا فورن منسٹر بھی نہیں رہا، 2008 کے بعد ہم نے حریت کی لیڈرشپ سے ملنا بند کر دیا، 2008 کے بعد ہم نے اجیت دیول اور نریندر مودی کو رائیونڈ کے اندر بلا کے چائے پلائی اور کشمیر کے اوپر بات نہیں کی۔ 2008 کے بعد سے 2008 کے بعد معذرت موجودہ حکومت کو بھی 1 سال ہو گیا اور ابھی تک سٹل کچھ نہیں ہے۔ موجودہ حکومت نے انڈیا سے اس پیریڈ کے اندر ایک جنگ لڑی ہے، یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا اس وقت ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا موجودہ حکومت نے بہت کمال کیا ہے، لیکن جس کھڈے میں سے ہم نکلے ہیں اس وقت یو این ایس سی کا پہلی دفعہ ایک اجلاس چل رہا ہے جس کے اوپر کشمیر کی بات ہو رہی ہے۔ اس ٹائم پیریڈ کو اس 10 سال سے کمپیئر نہ کریں جب سٹیل مل کھائی جا رہی تھی اور جب کشمیر کمیٹی کے صرف پیسے مولانا صاحب کھا رہے تھے۔ میں حبیب صاحب کی جو اپنے پہلے بات جو آپ نے ان سے سوال پوچھا میں تھوڑا سا وہ بھی کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں۔ اسلامی ممالک انفارچونیٹلی اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی ممالک ایک دوسرے کی ساتھ خانہ جنگی میں تو سب سے آگے رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کی ہیلپ کے اوپر نہیں آئے۔ صرف 2 ملک ہیں، میں حبیب صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ صرف 2 ملک ہیں جو اپنے بھی اور اپنی ریجن کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو جنہوں نے ہمیشہ پروٹیکٹ کیا ہے تاریخی طور پہ۔ ایک پاکستان جو بھی ہو وہ افغانستان کے مجاہدین کے ساتھ دیگر لوگوں کے ساتھ اچھی برے ٹائم پیریڈ کے اندر کھڑا رہا، جو بھی ہو کشمیر کے ساتھ ہم کھڑے رہے، کبھی اچھی طرح کھڑے رہے کبھی اتنی اچھی طرح نہیں کھڑے لیکن آج بھی کھڑے۔ ایک ایران، جہاں جہاں دنیا میں ایران کے انٹرسٹس ہیں، ایران اپنے انٹرسٹس پورے پروٹیکٹ کرتا ہے، خواہ وہ مشرق وسطیٰ کے اندر ہوئی آج کل ہونے والی جنگیں ہوں، خواہ وہ لیبنان ہو، سیریا ہو، عراق ہو، ایران اپنے ریجنل انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ممالک ہیں وہ اپنے ریجنل پین اسلامک انٹرسٹ پروٹیکٹ نہیں کرتے، کبھی تاریخ بھی نہیں رہی۔ میں ایک جملہ جیوگرافیکل انٹرسٹ جو جیوگرافیکل ریجنل انٹرسٹ کی بات کروں، میں ایک جملہ حبیب صاحب کہتا چلوں، سوری آپ کی اجازت سے، کہ میرا یہ خیال ہے اور میں اللہ کرے کہ میں اس بات میں غلط ہوں لیکن میرا نہیں خیال کہ بھارت نے 7-8 لاکھ کی فوج کشمیر کے اندر صرف لا کے کھڑی کی ہے واپس لے کے جانے کے لیے۔ یہ انفارچونیٹلی پاکستان کا مسئلہ ہے جو ہمیں کسی اور کے تھرو نہیں خود سالو کرنا ہے۔ اس مسئلے کو پاکستان اس کے لیے کوششیں بھی کر رہا ہے، یہ معاملہ سلامتی کونسل میں بھی گیا ہے۔ ہماری نیک تمنائیں دعائیں یہی ہیں کہ یہ مسئلہ بہتر انداز میں حل ہو، کشمیریوں کی آواز کو پروجیکشن ملے، دنیا بھر میں ان کا مسئلہ بھی حل ہو۔ بریک کا وقت ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اس 1 سال میں کیا کچھ تبدیل ہوا کیا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کو بھرپور ووٹ دیا، پاکستانیوں نے سپورٹ بھی کیا اس امید کے ساتھ کہ یہ بہترین متبادل ہیں اور پاکستان کے تمام مسائل کا حل صرف انہی کے پاس ہے۔ پاکستان کے کیا کیا مسائل تھے، کہاں تک حل ہوئے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھاتے وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا کیا وعدے اور دعوے کرتے رہے ہیں۔ ہم وہ ملک ہو گئے جو لوگوں کی مدد کیا کریں، ہماری ساری پالیسیز بنے کہ ہم نے اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ، انسانوں کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، کسی مخالف کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی نہیں کریں، جو اس ملک کے قانون کے خلاف جائے گا اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ ہم انشاءاللہ اس ملک میں قائم کریں گے وہ ادارے جو کہ انشاءاللہ اس ملک کی گورننس سسٹم ٹھیک کریں گے۔ ہم نے ماحول بنانا ہے بزنس کے لیے، اپنے آپ کو اداروں کے نیچے لے کے آئیں گے، عوام کے ٹیکس کے پیسے کی میں حفاظت کریں گے، ہم سارے گورنر ہاؤسز کو پبلک کے استعمال کے لیے یوز کریں گے۔ ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے پالیسیز بنانی ہے تاکہ ویلتھ کریشن ہو۔ انشاءاللہ ہم ٹیکس کلچر ٹھیک کریں گے، اینٹی کرپشن کو ہم مضبوط کریں گے، نیب کو اور مضبوط کریں گے، ایف بی آر جیسے اداروں کو ہم ری اسٹرکچر کریں گے، نوجوانوں کے لیے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے نئی نئی چیزیں لے کے آئیں گے۔ اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی میرے سے، پھر ہوگی میرے وزیروں سے،
फिर हम नीचे जाएंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस, इसको हम कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। हमने कभी ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने। सबसे ज्यादा चीज आम लोगों के लिए हमने इंसाफ का निजाम ठीक करना, पुलिस का हमने निजाम ठीक करना, हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ठीक करना है। इस कौम को मैंने अपने पैर पे खड़ा करना। हमने देसी मुर्गियों को अंडे देंगे, बच्चे देंगे। लाहौर में बड़ी मंडी का इंशाल्लाह हम ओपनिंग कर रहे हैं आने वाले दिनों में, और ये मुल्क उसके बाद सारे खित्ते में सबसे तेजी से तरक्की करेगा इंशाल्लाह। आगे इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत के लिए इस एक साल के अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्या किया, इसी पर बात करेंगे। हबीब साहब, यू टर्न्स के अलावा बताइएगा मईशत की बेहतरी के लिए तो हमारी हुकूमत ने क्या कुछ किया। पहले तो आपने ये जो तकरीर जो टुकड़े टुकड़े सुने, आपको सुन के हंसी आई या रोना आया? अच्छा, दोनों ही आए। मुझे भी हंसी भी आई और रोना भी आया। बात यह है कि पुलिस की, देखिए इकोनॉमिकली ये नंबर्स मेरे पास है। इकोनॉमिकली कोई एक नंबर ऐसा नहीं है जिसके बुनियाद पे आप कह सकें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ अच्छा किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जहां एक साल पहले जितना था आज उससे डबल है। डॉलर जहां पे था आज उससे डबल है। आपकी जो ग्रोथ थी उससे आधी हो चुकी है जितनी आज है। पेट्रोल था तो ऑलमोस्ट जितना था वो उससे डबल है। बात यह है कि आपने वादे क्या किए थे? ये सारे वादे थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के। इसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करनी थी, अदालती निज़ाम ठीक करना था। अदालती निज़ाम में आज वकील साहब आप बताएं, साद रसूल साहब, कि अगर मैं कोई दीवानी दावा ले जाऊं तो आपके ख्याल में मैं को 50 साल में उसका फैसला करवा सकता हूं? उसका जवाब है नहीं। क्या आज मैं अगर बिजनेस शुरू करना चाहूं तो सरकार के 34 इदारे मेरे ऊपर नहीं झपट पड़ेंगे? जवाब है हाँ, झपट पड़ेंगे। आपने छोटे बिजनेस की ग्रोथ की बात की थी, आपने छोटा बिजनेस एक भी कायम हुआ नहीं। आपने कहा था नौजवानों को कर्जे दे के उन्हें छोटा बिजनेस करवाएंगे, उसके लिए तो आईएमएफ के पास जाने के लिए वो तो लोकल रुपए में देना था ना। और आपकी पंजाब हुकूमत में एक बाकायदा डॉक्यूमेंट बनी हुई है जो आप ही की गवर्नमेंट ने बनाई है, उस डॉक्यूमेंट पे अमल हुआ नहीं। आप सवाल ये, आपने कहा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम करेंगे, पुलिस का स्ट्रक्चर, ताकि पुलिस और पूरे का पूरा जो आपका सिस्टम है वो ठीक हो, वो आपकी सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो। आपका सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान में? आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें किसी के साथ और फिर भुगतें। अगर वो चाहे कि मैंने नहीं कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना, आप ये शालमी चले जाएं। आधी मैन्युफैक्चरिंग इसलिए बर्बाद हो गई कि ताजरों ने पैसे नहीं दिए मैन्युफैक्चरर के। आपने उधार रख लिया, पैसे नहीं दिए, मैन्युफैक्चरर तबाह हो गया। जब आपके यहां पैसे का लेन देन ठीक नहीं था, आपने इस एक साल में एक कदम, मैं कह रहा हूं 70 साल गन था, आपने इस एक साल में कोई एक कदम आगे बढ़ाया तो बता दें हाँ। स्ट्रक्चरली एक और बात भी मैं कहता हूं, स्ट्रक्चरली पहली बार मैं देख रहा हूं कि नवाज शरीफ बड़े थे जब 1990 में उनकी हुकूमत आई थी। पहली बार उन्होंने इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ठीक करने की कोशिश की थी। दूसरी बार ये टैक्स स्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश में देख रहा हूं। सही भाई, अगर तो आपने इसी रफ्तार से काम करना है तो वजीर आजम साहब ने जो दो दर्जन के करीब ख्वाब दिखाए थे, उन्हें मेरा ख्याल है कि मैं तवक्को ये करता हूं कि 2526 तक शायद ही मामला ठीक हो जाए, यानी सिर्फ 450 साल। अच्छा साथ, वो अंडों से मुर्गी निकलनी थी और वो छोटे कारोबार को हमने फरोग देना था, एक साल में क्या हुआ? कुछ हो पाया? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस बात के अंदर हर पाकिस्तानी को, और मेरा ख्याल है कि वजीर आजम और उनकी हुकूमत को सबसे पहले बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि एक साल में वो तमाम वादे जो वो कर चुके थे वो पूरे नहीं हुए। और अगर किसी का ख्याल है, हबीब साहब से इंक्लूडेड, कि एक साल में इमरान खान साहब वो तमाम वादे पूरे कर सकते थे, तो हबीब साहब ने पता नहीं कौन सी फिर सियासत देखी होगी। में भी कंप्लीट मैं गुजारिश, अगर मैं ओहो आप कैसी नहीं, देखिए 100 दिन तो मैंने कहा, देखिए हमें बात पूरी रीजनेबल तरीके से करनी चाहिए। आपको अगर ये वादे याद हैं तो आपको वो इस तरह के सियासी वादे तो याद ही होंगे कि अगर मैं 2 महीने में बिजली ना पूरी ना कर दूं तो मेरा नाम शहबाज शरीफ ना रखना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं आपसे मेरी गुजारिश है, तो वो गए साथ। अगर आप मुझे जवाब देने दें तो बड़ा मुनासिब होगा।
इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं कि इमरान खान साहब अपने वादे पूरे नहीं कर सके, ये भी पॉसिबल है, बल्कि लाइकली है कि पूरे 5 साल में भी वादे शायद पूरे, अपनी तमाम वादे जो उन्होंने किए वो पूरे ना कर सकें। लेकिन जो 2-3 बातें हबीब साहब ने की, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जो जुडिशल रिफॉर्म का काम है वो सिर्फ पार्शली गवर्नमेंट करती है, मेजॉरिटरीली अदालत करती है। आसिफ सईद खोसा साहब जो करंट चीफ जस्टिस हैं, उनकी आपने पिछले काफी सारे बयानात सुने होंगे, उनके अंदर पता चला कि 14 से ज्यादा जिले इस तरह के हैं जहां पे क्रिमिनल केसेस की कोई पेंडेंसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडेंसीज खत्म हुई है, हाई कोर्ट्स के अंदर पेंडेंसीज खत्म हुई है। गवर्नमेंट का क्रेडिट नहीं है, अदालत का क्रेडिट है, अदालत उसका मेजॉरिटी ऑफ द काम करती है। इमरान खान साहब की जो एक बात जो बार बार की जा रही थी वो ये थी कि मैं इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग करूंगा। ये बात अभी भी हमने तकरीर में भी दिखाई कि इमरान खान साहब इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि इस मुल्क के अंदर बहुत ही करीबी माजी के अंदर एक ऐसा वक्त भी था जब लोग कहा करते थे कि फलाने की क्या मजाल के मेरे खिलाफ केसेस शुरू करे, फलाने की क्या मजाल के वो आके मेरे साथ ये बात करे, वो कौन होता है और मैं उसके नाखून काट दूंगा और उसका सर काट दूंगा। आज एक सेकंड, आज क्या नैब हमारा उस चीज से ज्यादा स्ट्रांग नहीं जितना पिछले 10 साल के अंदर है? आज क्या कमर जमान चौधरी का नैब चल रहा है? आज क्या कमर जमान चौधरी साहब का नैब चल रहा है, जिसको कि आप जहां कहेंगे? आज जफर हिजाजी साहब का एससीसीपी चल रहा है जो कि इसाक डार साहब के कहने के ऊपर चलेगा। आज सईद अहमद खान का नेशनल बैंक चल रहा है जो कि इसाक डार साहब से फोन करके बात करेगा। देखें, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थोड़ा वक्त लेंगे। इमरान खान साहब को इस बात के ऊपर तनकीद हमें करनी चाहिए। लेकिन फवाद चौधरी, आप इदारे की बात करें, फवाद चौधरी कह रहे हैं जनाब ये तो हमने आपने हबीब साहब को पूरा मौका दिया था, आप मेरी गुजारिश सुनेंगे कि हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं है, हमें इकोनॉमी ठीक करनी चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। इमरान खान साहब के इकोनॉमी के ऊपर वादे पूरे नहीं हुए, उन्हें करने चाहिए, हमें उनकी तनकीद करनी चाहिए, कोई दो राय नहीं। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म था कि हमजा शहबाज साहब बैठ के तो डीएसपीज के जो ट्रांसफर कर रहे थे, हबीब साहब भी इस बात को जानते हैं, इससे किसी बात को कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता था। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब का भांजा सीएम हाउस के अंदर बैठ के ट्रांसफर पोस्टिंग्स नहीं कर रहा। एक हुई थी जो सिफारिश के ऊपर, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो हुआ। आज पुलिस नून लीग की पुलिस नहीं है, मॉडल टाउन मैसेकर वाली पुलिस नहीं है, आज नैब कमर जमान चौधरी की नैब नहीं है, एससीसीपी जफर हिजाजी का नहीं है। इन चीजों को उस 12 महीने के अंदर जिसमें हमने एक जंग लड़ी, जिसके के अंदर हमारे ऊपर आईएमएफ और दीगर चीजें मुसल्लत हैं, ये चीज इग्नोर करना मेरा ख्याल है। आप एग्री करें साथ से नैब वाकई एक इंडिपेंडेंट इदारा बन गया है? फवाद चौधरी साहब तो निजी टीवी पर बैठ के कह रहे हैं कि जनाब ये तो क्रेडिट हुकूमत को जाता है। मुझे नहीं पता, जिस पाकिस्तान में मैं रहता हूं वहां ऐसा नहीं है। बात यह है कि जिस कैबिनेट में, जिस वफाकी काबीना में अली अमीन गंडापुर वजीर हो, फैसल वोडा वजीर हो, अली जैदी वजीर हो, मुराद सईद वजीर हो, आप उस कैबिनेट से ये तवक्को रखें, ये मैं चॉइस ऑफ पीपल बता रहा हूँ, आप उस कैबिनेट से ये तवक्को रखें कि ये कैबिनेट कख बन के भी दौरा कर ले, तो इससे नहीं हो सकता। अच्छा, बात ये है कि आबिद शेर अली के बारे में यही बात की गई होती है। नहीं, बात ये है कि जनाब पहले तो सारे गलत थे, सब वो गलत तो है सब ना, गलत थे ना। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान बना ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आने से। मैं तो ये सिर्फ ये बात करूं, मैं तो पिछली तारीख हमारी सियाह थी, हम दौरे जहालत में रह रहे थे, ये इमरान खान साहब आए, हमें रोशनी में लेके आए, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन बात ये है कि इनके साथ हम अगली सदी का सफर तय करेंगे। बात यह है कि भाई, मैं आपकी सरकारी नैब की आपने मिसाल दी, नैब की वजह से इस वक्त मुझे एक आला सरकारी ओहदेदार ने बताया, उसने कहा जी कि मेरे पास जब फाइल आती है ना तो मैं सिर्फ एक काम करता हूँ कि इसको देखता हूँ और उसके बाद उसको माहौलियात की तरफ भेजता हूँ कि जनाब माहौलियात का भी इसके ऊपर एक आप जरा मुझे ये बताएं ना, वो 1 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, मिल गई? अच्छा, 1 करोड़ नौकरियों की आप बात करें, आपकी 10 लाख नौकरियां जा चुकी हैं। आपने 50 लाख घर बनाने थे, वो कौन सा 50 लाख घर नहीं बन सकते थे, एक साल में नहीं बन सकते। और भाई 1 लाख घरों की बुनियादें तो पड़ सकती थी, ठीक है, आप वो तो डाल देते। मैं हबीब साहब की बात से 100% इत्तेफाक करता हूं। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के इनॉर्मस फेलियर्स हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की 100 में से 80 पॉलिसीज के ऊपर तनकीद हो सकती है, और मैं हबीब साहब की दूसरी बात से भी इत्तेफाक करता हूं कि इससे तो बहुत बेहतर है कि इसहाक डार साहब और उन लोगों को वापस बुला लें, उनसे कहा यार, इश्तिहारी तेरा माफ। शुक्र है हबीब साहब के आप लोग एक पेज पर तुम्हें इत्तेफाक कर रहे हैं। हमें क्लोजिंग के जाने पड़ना है। हमारे एक उस्ताद थे स्कूल में, वो कहा करते थे नलायका दे बस्ते ठीक है, जो नलायक होना उनकी तकरीर है। आपसे कल होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।
it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.